नमस्ते, मरहबा हबीबी। दोस्तों, आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं आज के हमारे सोलो पॉडकास्ट में, जहां पर हम उन मुद्दों की बात करेंगे, उन घटनाओं की जो इतिहास के पन्नों में शायद नहीं है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में आज भी मिट नहीं रही। आज का एपिसोड है एक ऐसी आग पर जो 2010 में शुरू हुई थी टुनीशिया की सड़कों पर और फिर फैल गई पूरे मिडिल ईस्ट में। It was very, very shocking, and everyone's eyes were peeled and watching. हाँ, हम बात कर रहे हैं अरब स्प्रिंग की। वो रेवोल्यूशन जो उम्मीदों का था, लेकिन टुनीशिया, इराक, लीबिया, सीरिया ये सब अभी भी जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लोगों की आवाज नहीं थी, इसके पीछे था वेस्ट का एक ऐसा कैलकुलेटेड प्लान। फंडिंग मिली थी नेटो के, और नेटो ने गिराए थे बम। लोगों को क्या मिला? जस्टिस, पीस नहीं, सिर्फ बर्बादी और एंडलेस केओस जो आज भी मिडिल ईस्ट को घेरे हुए हैं। मैं हूं आपका होस्ट सुशील, और आज हम डाइव करेंगे इस कॉन्स्पिरेसी में। समझेंगे कि जो चीज टुनीशिया से शुरू हुई इजिप्ट और लीबिया तक, और उसके बाद देखेंगे कि वेस्ट ने अपना जो हेजमनी है उसको बचाने के लिए क्या क्या किया। डेटा, डेट्स, नेम सब कुछ क्लियर करेंगे हम। तैयार है आप लोग? पहले चर्चा करते हैं टुनीशिया की। हाँ, यही वो जगह है जहां से चिंगारी आग बन गई। दिसंबर 17, 2010 एक 26 साल का फ्रूट वेंडर मोहम्मद बजूजी, वही नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सीदी बुजैद नाम की एक सड़क पर वो खड़ा था, अपने फ्रूट्स बेच रहा था। उसकी जिंदगी स्ट्रगल की थी। उसके पिता की डेथ के बाद वो अपनी माँ और अपने भाई बहनों को खाना खिलाने के सड़क पर ठेली लगाया करता था। लेकिन उस दिन की जो म्युनिसिपल इंस्पेक्टर थी, फायदा हमदी, उस महिला ने उसको ठेली हटवाई और उसे एक चाटा मार दिया। बजूजी ने जिद कर ली कि मुझे इसका बदला लेना है। उस महिला ने उसे इसलिए रोका क्योंकि उसके पास परमिट नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बजूजी को पब्लिकली थप्पड़ मारा और ह्यूमिलिएट भी किया। बजूजी परेशान हुआ, चिढ़ गया, और वो सीधा गया वहां पे। टुनीशिया में गवर्नर्स होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते। तो वो गवर्नर क्या गया कंप्लेन करने के, लेकिन वहां भी दरवाजा बंद, उसे धक्के मार के निकाल दिया गया। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब समझते हैं, उसने अपने आप के ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा ली। और 4 जनवरी 2011 को 90% जलने के कारण वो मर गया। ये सुसाइड नहीं था, ये सिस्टम के अगेंस्ट एक डेस्परेट, एक मेहनत कश मजदूर की जिद थी। और ये जो आग है वहीं से फैली, प्रोटेस्ट शुरू हो गई। सीदी बुजैद में शुरू हुई, उसके बाद टुनीस पहुंच गई जो वहां की राजधानी है। बेरोजगारी का जो रेट टुनीशिया में उस समय था वो 15% से ऊपर था। करप्शन पीक पे था। प्रेसिडेंट जिने अल अबीन बेन अली, जो वहां का डिक्टेटर था, 23 साल से राज कर रहा था। उसने उन लोगों पे क्रैकडाउन किया, जान से मारने की कोशिश की, पर जब दंगे नहीं दबे तो जनवरी 14, 2011 को बेन अली सऊदी अरेबिया भाग गया। आपको याद है ईदी अमीन युगांडा वाला, वो भी भाग के सऊदी अरेबिया ही गया था। टुनीशिया में पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए अक्टूबर 13, 2011 को। लोगों ने सोचा अब परिवर्तन आएगा, लेकिन क्या? ये सिर्फ शुरुआत थी। आज भी टुनीशिया स्टेबल नहीं है, लेकिन जो आग वेस्ट ने, अमेरिका प्लस यूरोप ने जो आग लगाई है, उनका इंटरेस्ट पूरा करने के लिए वो टुनीशिया में अभी भी जल रही है। वेस्ट के रडार पे इजिप्ट, सीरिया, लीबिया सबके सब थे, क्योंकि तेल है। जहां जहां तेल का खेल है वहां वहां आपको बेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इजिप्ट की। टुनीशिया की जो सो कॉल्ड सक्सेस हुई युद्ध का, जो वहां पे दंगे करवाए गए इंटरनल, वो इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड को खड़ा किया गया। और उन्होंने जनवरी 25, 2011 को डे ऑफ रेज तहरीर स्क्वायर कायरो में लाखों लोगों को बुला के मनाने की कोशिश की। प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक जो थे, 30 साल से लगातार वो एज ए डिक्टेटर राज कर रहे थे। 1981 से इजिप्ट में, सचमुच उसके पहले भी, करप्शन, गरीबी, इमरजेंसी लॉज, बहुत परेशान थे लोग। ये जो प्रोटेस्ट था डे ऑफ रेज 18 दिन तक चला, 886 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों में 1000 लोग मारे गए। लेकिन ये प्रोटेस्ट, क्या ये नेचुरल था? उसका जवाब है नहीं। ये भी प्रोटेस्ट वेस्ट के द्वारा फंडेड था। फरवरी 11, 2011 को उसने मुबारक साहब ने रिजाइन कर दिया। आर्मी ने इंटरिम कंट्रोल ले लिया इजिप्ट का। फिर मोहम्मद मोरसी नाम का जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक लीडर था, वो इलेक्ट हो गया 2012 में। वेट, कुछ नया नहीं हुआ वहां पे। 2013 में फिर से मिलिट्री coup हो गई। अब्दुल फतेह अल सीसी आए, जो आज भी रूल कर रहे हैं 2025 तक। सीसी साहब के भारत से बहुत अच्छे संबंध है। भारत को इन्होंने एक बेस भी दिया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन क्या डेमोक्रेसी आई? जवाब है नहीं। इजिप्ट में अभी भी अथॉरिटेरियन शासन है, जर्नलिस्ट जेल में है, प्रोटेस्ट को गोलियां चलती हैं, और सब वही करप्शन सेम टू सेम एज इट इज अभी भी है। अब वही चलते हैं लीबिया पे। आपको मुअम्मर गद्दाफी याद है?
यहाँ की स्टोरी थोड़ी और ज्यादा डार्क है। फरवरी 15 2011 को बेंगाजी, जो लीबिया का एक शहर है, वहां पर प्रोटेस्ट शुरू होता है। मुअम्मर गद्दाफी 42 साल से 1969 से कूप करके 42 साल तक वो राज कर रहे हैं। उनसे पहले किंग इदरिस वन वो राज करते थे। मुअम्मर गद्दाफी ने वही किया अपने यहाँ पर पहले कूप को दबाने के लिए, अपने यहाँ पहले जो गृह युद्ध उसको दबाने के लिए उन्होंने ब्रूटल रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने प्लेन से बम गिराए, मर्सनरीज को बुलाया और लोगों के अंदर दहशत फैलाई। गद्दाफी की गलती पता है कितनी थी? सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ओबामा की बातों पर भरोसा किया। आज तक किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, वो यूएसए की किसी भी बात पर भरोसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं लगते उनको। अमेरिका से आप बिजनेस कर लो, भरोसा नहीं। गद्दाफी के साथ जो अगला गेम हुआ वो मार्च 17 2011 को यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ 1973 का। वो जो बेस देके कि 1973 में यूएन का रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसको बेस बना के कहा गया कि जो लीबिया है वहां पे मुअम्मर गद्दाफी प्लेन नहीं उड़ा सकता, उसका एयर स्पेस नो फ्लाई जोन है। क्या यूएन के पास ये अधिकार था? क्या यूएन अमेरिका में कर सकता है? ये बहुत बड़ी सवाल है। क्या यूएन ये किसी चाइना में कर सकता है? यूएन क्या जो ये असल मकसद था यूएन का, वो नेटो को ये फ्रीडम देना कि आपके प्लेन दबा के उड़ाइए और इसको खत्म करिए, आप मुअम्मर गद्दाफी को निपटाइए। ओबामा ने, हिलरी क्लिंटन और समंथा पावर, उस समय यूएन के एम्बेसडर थी अमेरिका की, उन्होंने पुश किया कि लीबिया में बहुत अत्याचार हो रहा है और अमेरिका, जो कि हमेशा रक्षक होता है सबका, नेटो के साथ मिलकर लीबियंस को बचाने के लिए सुपर, इस अमेरिकन सारे सुपर अमेरिका में मिलेंगे आपको, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इनकी सोच यही, हम बचाएंगे। अमेरिका और नेटो ने जब लीबियंस को बचाने, जेन्युइनली जब बचाने की कोशिश की, तो पता चला कि असल में प्लान कुछ और है। फ्रांस के निकोलस सरकोजी, यूके के डेविड कैमरून, ये सब के सब हाथ हिलाते हुए ये नेटो के साथ खड़े हुए। मार्च 19 से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी गई। 26,000 सोर्टीज लगाई फाइटर प्लेन्स ने, 6,000 टारगेट डिस्ट्रॉय किए गए नेटो के द्वारा। हार्ड पावर। सोशल मीडिया पे नैरेटिव कंट्रोल किया गया कि गद्दाफी से जनता को आजादी मिल गई। लीबिया और उसकी सड़कों पर सेलिब्रेशन दिखाया गया। गद्दाफी पकड़ा गया और अक्टूबर 20 2011 को उसको उसी के पैतृक शहर सिरते में पीट पीट के मार डाला गया। जब गद्दाफी को जान से मारा गया था, तो अगर आप देखेंगे तो लीबिया की पर कैपिटा इनकम $12,000 के आसपास थी और वहां का जो परचेस पावर पैरिटी है, पीपीपी, वो $30,000 का था। लीबिया में हर आदमी के पास घर था क्योंकि गद्दाफी खुद टेंट में पैदा हुआ था, उसने सबको घर दिए थे। अमेरिका में आपको होमलेस इतने ज्यादा मिलेंगे कि बहुत बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन डिक्टेटर गद्दाफी ने अपने देश के हर नागरिक को घर दिया था क्योंकि वो खुद एक टेंट में पैदा हुआ। सवाल अगला है, गद्दाफी को मारा क्यों गया? जवाब है बहुत सिंपल, डॉलर्स। गद्दाफी ने चैलेंज किया था डॉलर्स को और कहा कि गोल्ड बैक्ड पैन अफ्रीकन करेंसी, द गोल्ड दिनार, उससे तेल की आपस में हम खरीद फरोख्त करेंगे। इसके लिए पूरे अफ्रीका को उसने तैयार करने की कोशिश की। फिर क्या था? गद्दाफी को तो मरना ही था। क्या ये सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन था लीबिया के लोगों को बचाने के लिए? ऑफिशियली हाँ, लेकिन डेटा देखते हैं ना। नेटो ने लीबिया के रेबल्स को आर्म किया, ट्रेनिंग दी, यूएई और कतर ने उन्हें फंडिंग की। यूएस से रेबल्स को जानकारियां मिली कि गद्दाफी का कौन सा बेस कहां पर है, उसको कहां पकड़ा जा सकता है। गद्दाफी ने ऑयल नेशनलाइज किया था, वेस्टर्न कंपनीज को आउट किया था। लीबिया के पास अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, 48 बिलियन बैरल। गद्दाफी के बाद प्रोडक्शन नीचे गिर गया, 1.6 मिलियन बीपीडी, मींस जो बैरल पर डे 1.6 मिलियन बीपीडी से 70,000 बीपीडी तक 2017 में चला गया। अब 2025 में अगर आप जाएंगी तो वहाँ पे दो सरकारें हैं। एक है जीएनयू, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, जो यूएन उनको बैक करता है और जो पुरानी राजधानी थी त्रिपोली, वहाँ पे इनका कंट्रोल है। और दूसरा है जीएनएस, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसको बैक करते हैं और ये ईस्टर्न लीबिया पे खलीफा हफ्तार के अंडर राज कर रहे हैं। वेस्ट और ईस्ट में पड़ गया। अब होता ये है कि ऑयल फील्ड्स मोस्टली ईस्ट में है, तो हफ्तार जो है वो ब्लॉकेड लगा दिया करते हैं। अब वो जो गद्दाफी नहीं कर पाया, तेल को बड़ी कंपनियों को उसने बेचने से जो रोका था, अपने देश के नागरिकों को जो पैसे खर्च करता था, वो अब ईएनआई जो इटली की तेल कंपनी है, टोटल जो फ्रांस की तेल कंपनी है और एक्सॉन मोबिल शायद ब्रिटेन की, ये सब आराम से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में है। जीएनयू वेस्ट कंट्रोल करता है, जीएनएस ईस्ट कंट्रोल करता है, पर सच में जो वेस्ट है, अमेरिका प्लस यूरोप, वो इन दोनों कंट्रोल करते हैं। लोगों को क्या मिला? सिविल वॉर 2014 से 5 लाख लोग या उससे ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, उनके पास घर नहीं है, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। सच ये है कि जिन लोगों ने सत्ता से गद्दाफी को निकाला, वो लोग बिलियनियर हो गए
और साधारण जनता गरीब से गरीब हो गई। आज लीबिया की पर कैपिटा इनकम $12,000 से घट के 2025 में $6800 है और परचेस पावर पैरिटी $30,000 से घट के 17,760 है। अरब स्प्रिंग से क्या मिला? कुछ नहीं। लीबिया का एग्जाम्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि तेल की चोरी के लिए कॉरपोरेशंस, GNU, GNS, बेस्ट ये सब मिल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो $20 बिलियन का जो रेवेन्यू है, जो ईयरली होता है, वो सारा का सारा फॉरेन हैंड्स में चला जाए। मेन प्रॉब्लम ऑयल की है। अरब स्प्रिंग ऑयल के लिए हो रहे हैं। 2023 में, अब एक और बात बताता हूं, 2023 में लीबिया में एक डेरना बांध है, उसके टूटने से 2,500 से 5,000 लोग मारे गए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसको मिले? ना GNU लेने को तैयार, ना GNS। दोनों बोल रहे हैं मिलिशिया है, हम क्यों लेंगे अकाउंटेबिलिटी? जिस अमेरिका ने सो कॉल्ड आजादी दिलवाई थी वो गायब है। जिस वेस्ट, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सब कोई नहीं है वहां पे। जनता पिस रही है, मर रही है। अब जो ये अरब स्प्रिंग है वो पहुंचा सीरिया, जहां बर्बाद करता जा रहा है वन बाय वन। अब सीरिया पहुंचा ये। मार्च 2011 बशर अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। नॉर्मली प्रोटेस्ट जब शुरू होता है राष्ट्रपति, जैसे भारत में हुआ था, किसान आंदोलन आया, मोदी जी ने किसानों की शर्तों के आगे झुक गए, किसान आंदोलन खत्म हो गया। पर जब ये फंडेड होते हैं विदेशों से, तब ये कभी भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं होते, क्योंकि वो सत्ता गिराने के लिए होते हैं। आप समझिए, सीरिया में सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लगभग 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। असद 2000 से दिसंबर 2024 तक वहां पे राज कर रहा था, लेकिन 2024 में वो रशिया भाग गया क्योंकि उसकी सरकार खत्म हो गई। अब कोई अहमद अल शरा, जो XHTS के हयात तहरीर अल शाम के जो व्यक्ति हैं, वो वहां के प्रेसिडेंट हैं। 2025 में वही वहां के प्रेसिडेंट हैं। अलेप्पो नाम का शहर बर्बाद हो गया है। होम्स जैसा सुंदर शहर बर्बाद हो चुका है। शहर के शहर बर्बाद है। न लीबिया में कोई रिबिल्ड करता है, न सीरिया में कोई रिबिल्ड करता है। पैसा नहीं है। वहां के लोग भाग के यूरोप और अमेरिका में शरण ले रहे हैं। ISIS राज करता है लीबिया की, सीरिया के बहुत सारे हिस्सों में आज भी। लेकिन क्या ये सब ऑर्गेनिक था? इतनी जो बर्बादी आई है, क्या लोग चाहते थे ये सब हो? नहीं दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं था। यहाँ आता है बेस्ट का एंगल। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बने 2008 में, तो उन्होंने इराक वॉर को मुद्दा बनाया और कहा कि इराक वॉर गलत कारणों से हुई है और जॉर्ज बुश को ब्लेम किया। अब उसके बाद जब किसी को आपने कह दिया ये गलत वॉर है, तो आप खुद तो वॉर कर नहीं सकते हो। समझ रहे हैं आप? तो अरब स्प्रिंग लाया जाता है कि बिना वॉर के भी कांड किए जा सकते हैं। ये बराक ओबामा का दिमाग था। सेनेटर जो थी वहां की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन का दिमाग था। दोनों बहुत तगड़े प्लेयर थे। ओबामा ने 2 जून 4, 2009 में कायरो में, इजिप्ट में एक स्पीच दी थी, अ न्यू बिगिनिंग। मुस्लिम्स से ब्रिज बनाने की उन्होंने बात की थी। लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर नई बिगिनिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब आपकी सरकार निपटने वाली है। इसलिए केयरफुल रहिए। अफ्रीका के देशों, एशिया के देशों, केयरफुल रहिए। न्यू बिगिनिंग की बात जब भी अमेरिकन कोई प्रेसिडेंट करेगा, तो याद रखिए अमेरिका के द्वारा फंडेड 2 बड़े NGOs हैं, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी NED, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट NDI। बाय द वे, NDI का ऑफिस नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है और श्रीलंका में भी है। मैडलिन एलराइट नाम की एक महिला थी जो इस नेटवर्क को चलाती थी। उनकी मृत्यु हो गई 2023 में। आपको इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। एक और वीडियो आ रहा होगा इस पर, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बताऊंगा। याद रखिए, भारत ने NED को वॉच लिस्ट में डाला है, NDI को काम करने दे रहा है। चाइना और रशिया दोनों ने इन दोनों को बैन कर रखा है। उन्होंने कहा हमारे देश में घुसिए। लेकिन याद रहिए, अगर आपको देश में यूथ सड़क पर मिल रहा है, सड़क पर दंगे कर रहा है, कहीं ना कहीं इन NGOs ने उसको पैसे दिए हैं। इन NGOs ने उनको सड़क पे उतरने को कहा गया है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। विकीलीक्स याद है आपको? विकीलीक्स की केबल में ये पता चला था अरब स्प्रिंग के लिए $100 मिलियन अरब युवा को दिए गए थे। सोशल मीडिया भीड़ को ऑर्गेनाइज करना कैसे सिखाते हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, सब के सब उसमें इनके साथ थे। सबको सिखाया जा रहा था कि कैसे इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके छोटी बात को एम्पलीफाई करना, उनको बड़ा बनाना है। ओबामा 2008 में कैंपेन में जो उसकी साइबर एक्टिविस्ट्स की टीम थी, उन्होंने अरब यूथ को इनक्रिप्ट करना सिखाया, वायरल कैंपेन रन करना सिखाया, जिससे सरकार का कंट्रोल खत्म हो सके। अप्रैल 6 जो यूथ मूवमेंट शुरू हुई थी इजिप्ट में, उसको US से ग्रांट मिले थे। हिलरी क्लिंटन पर्सनली कुछ एक्टिविस्ट से मिल के आई थी, जैसे कि इंतशार कादरी जो कि बहरीन से है।
ये था अमेरिका का सॉफ्ट नैरेटिव, सॉफ्ट पावर कि अगर मैं इराक की तरफ हमला नहीं करूंगा तो मैं ऐसे बर्बाद करके तेल कब्जा कर लूंगा आपके देश का। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि 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 सबके सब अपने अपने एजेंडा पर, अपनी सरकार के कहने पर, अपने देश में अलग अलग देशों में पैसा लेके ये अपने एजेंडास चलाते हैं। जैसे कि मार्क जकरबर्ग जो रोगन के शो पर जाकर बोला कि डेमोक्रेट्स की सरकार जो जो बाइडेन की थी, उन्होंने इस पे जब भी प्रेशर डाला और बोला ये नहीं ये खबर चलाओ, वो नहीं वो खबर चलाओ, उसने वही किया जो सरकार ने बोला। इलॉन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा, उन्होंने ट्विटर की ईमेल रिलीज करके सबको दिखाया कि देखिए विरोधियों की बातों को, जिसमें अमेरिका का उस समय का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी था, कैसे उनकी बातों को दबाया जाता। यूट्यूब आज भी अपने नैरेटिव से विरोधियों को बड़े ही मुश्किल में डालता रहता है। हमारे चैनल उसका भुक्तभोगी है, कई बार हमारे साथ हो चुका है यूट्यूब के साथ में। अब समझिए कि फंडिंग का क्या हाल था। मैंने आपको बता दिया था $1 बिलियन स्पेंड हुआ था अरब स्प्रिंग में यूथ को भड़काने के लिए। विकीलीक्स ने एक और खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि ये फंडिंग जो नेशनल एंडाउमेंट डेमोक्रेसी है, उसने अकेले ने $1 मिलियन से ज्यादा स्पेंड करे थे। उसके अलावा जो एस्टिमेट बताता है विकीलीक्स, वो कहता है अमेरिका और EU से मिला के लगभग $1 बिलियन आए थे। क्योंकि उसका फायदा जो है, आप सोचिए $20 बिलियन ईयरली कमा रहे हैं लिबिया से खाली, तो 1 बिलियन की औकात नहीं एक देश में लगा कमाने में। हेजमनी, मेक श्योर करना कि डॉलर का राज बरकरार रहे। वेस्ट ने इस्लाम और सेकुलरिज्म को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज किया है। ट्यूनीशिया में सेकुलरिज्म को पुश किया, इजिप्ट में इस्लाम को मुस्लिम ब्रदरहुड के द्वारा पुश करवाया गया। लीबिया में गद्दाफी सेक्युलर था लेकिन एंटी वेस्ट था, तो सरकार हटाने के लिए वहां पे इस्लामिक को लाया गया और सीरिया में रेबल को फंड किया गया असद के खिलाफ। रिजल्ट्स हर जगह प्रॉक्सी वॉर हुई है, और प्रॉक्सी वॉर कौन लड़ रहे थे? वेस्ट वाले, अमेरिका प्लस। अब तक हमें यह समझ में आ चुका है कि अरब स्प्रिंग के बाद हुआ क्या। अब उस पर नजर डालते हैं। अरब स्प्रिंग क्या था, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अरब स्प्रिंग के बाद क्या हुआ। क्या वहां की जनता को न्याय मिला, एक शांति भरा जीवन मिला? जवाब है बिल्कुल नहीं। 2003 में जहां जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उसको कब्जा करने के लिए एक बड़ा बताया कि इसके पास तो न्यूक्लियर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बर्बाद कर दिया पूरे शहर को। मोसुल शहर बर्बाद हुआ, इराक बर्बाद हुआ, 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। क्या इराक में राम राज्य आ गया? ये जो बुश था उसने राम राज्य लाया? नहीं। 2025 में का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी है जो रूल कर रहा है, लेकिन रेबल्स भी हैं, मिलिशिया सड़क पे घूमते हैं, किसी को किसी कहीं जब मार दिया जाता है। मोसुल, फलूजा, बाकी के बाकी सारे के सारे शहर बर्बाद हो चुके हैं। यूनेस्को के मुताबिक 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, सड़कें खत्म। अमेरिका का राष्ट्रपति जो अभी का है, डोनाल्ड जे ट्रम्प, इसने बहुत पहले कहा था, इसने कहा था कि सदाम हुसैन का होना और लीबिया के प्रेसिडेंट का होना ये बेटर है उनके ना होने से। ये ना, ये गोरों की पावर है दोस्तों, द पावर ऑफ व्हाइट पीपल। क्लिंटन, कैमरून, सरकोजी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। नैरेटिव कंट्रोल करना, एशिया को, अफ्रीका को, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना, देशों को बर्बाद करना और अपनी हेजेमनी बरकरार रखना बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। अरब स्प्रिंग खत्म हो चुका है और बच क्या गया है मिडिल ईस्ट में? वॉर, बर्बादी, बर्बाद शहर, और वहां के लोग के गिरा रहे हैं दूसरे देशों में, उन्हें शरण मिले, वहां रह पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन अगले एपिसोड में आपको समझाऊंगा कि किस तरह बेस्ट अलग अलग NGOs के माध्यम से आपके देश को बर्बाद करने की साजिश रच देता है।